गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार आपका स्वागत है फिर से बीवी सर यूके चैनल में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आइए उत्तराखंड के लिए जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस में जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, आज उस हिंदी व्याकरण पोर्शन का हम लोग एक फ्रेमिंग करते हैं। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यूके ट्रिपल एससी के साथ साथ यूके पीएससी जिन जिन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन बनाते हैं, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे और उनके प्रत्येक टॉपिकों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हिंदी व्याकरण का आपके सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है आपका वर्णमाला। कौन सा माला दोस्तों? वर्णमाला टॉपिक दिया है सबसे पहले। और इस वर्णमाला से आपको एक नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। बोले तो एक अंक का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है बार बार आपके एग्जामों में। अच्छा, अब वर्णमाला को पढ़ने से पहले आप एक दो चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। वर्ण सबसे पहले बनता है आपका वर्ण, इसके बाद अक्षर, इसके बाद शब्द, इसके बाद पद, और इसके बाद होता है दोस्तों वाक्य। क्लियर है? यह सेंटेंस आपका कई बार पूछा गया है कि इसका क्रम बताइएगा। वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। यह सेंटेंस आपको कई बार पूछा जाएगा, इसका क्रम बताइए। ठीक है, टॉपिक का नाम वर्णमाला। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। तो अब वर्णमाला देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण या ध्वनि। देखिए, मैंने कुछ यहां पे बोर्ड पे मारा, आपको एक ध्वनि सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप कह भी सकते हो वर्ण या ध्वनि। क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों भी पूछा गया है साथ साथ कि ध्वनि या वर्ण। वर्ण से भी छोटी होती है आपकी ध्वनि। तो आपको याद रखना है ध्वनि। ठीक है दोस्तों, ध्वनि से ही वर्ण की उत्पत्ति हुई। जैसे आपने कहा कोई बच्चा रोता है, ए ओ करता है जैसे, ठीक है, आपने उसके आवाज को आपने कोशिश किया, लेकिन सबसे पहले तो वो ध्वनि सुनाई दी आपको, तो आपने कहा, उसके बाद धीरे धीरे वर्ण में कन्वर्ट होते गया। अच्छा, अब देखिए आइए दोस्तों, यहां पर आगे जो चीज पढ़ाया जाता है आपको वर्णमाला। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई ऐसे भाई बंधु होते हैं जिनको अक्षरों का ज्ञान या वर्णों का ज्ञान, कभी अ आते हैं तो कभी क आता है, कभी ख आता है। हमारे बचपन में वो दिन देखे हैं हमने। तो देखिए, कभी अ, कभी क, कभी ये ग, कभी घ, कहीं अलग अलग है। कोई अ वहां है, अंक वहां है, ई यहाँ है, ई वहां है। तो देखिए, अब इसको एक सिस्टमैटिक, बिखरे हैं, ये क्या है? बिखरे हैं। इन बिखरे हुए को आपने संजोना है। क्या है? आपने इनको संजोना है। अब कैसे संजोगे? उसी का नाम तो वर्णमाला है। देखिए, आपने क्या किया, इसको एक व्यवस्थित क्रम से आपने संजोया, वर्णों की एक माला बनाई आपने। जैसे आपने अ लिखा, इसके बाद आ लिखा, ई लिखा, ई। ये क्रम बढ़ते गया एक व्यवस्थित क्रम से। ठीक है, जब आपने इन सभी को एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार ढाल दिया, लिख दिया, इसको बोला जाता है वर्णमाला। वर्णों की एक व्यवस्थित क्रमबद्ध को या एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोला जाता है। जैसे मैं बताता हूं, बचपन में आप बहुत छोटे थे, ठीक है, जैसे हो सकता है आपका एज 7-8 वर्ष हो या 9-10 वर्ष हो, तो आपके मम्मी आपसे क्या कहते, देखो, कभी मम्मी का जो माला होती है ना, माला 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 कभी टूट जाती थी। क्या हो जाती है? टूट गया हो, और मम्मी जी को कहीं खेत में काम करने के लिए जाना हो। कहाँ जाना हो? खेत में काम करने के लिए जाना हो। तो मम्मी सोचती थी, यार इस बच्चे को मैं साथ न ले जा करके इसको यही इंगेज कर दूं। तो मम्मी श्री क्या करती थी, एक ताका देती थी हमें। ठीक है, उस ताके में
उस गोल गोल जो मालाएं के जो बिंदु होते हैं उसमें उन मालाओं को, उन गोल गोल बिंदुओं के क्या करना पड़ता था आपको, उसके अंदर डालना पड़ता था। आप क्या करते थे, उसको एक क्रम वाइज, उसके एज ग्रुप से कहो या उसके हाइट के हिसाब से उसको आप क्या करते थे, क्रमबद्ध तरीके से उसको पिरोते थे। तो जब आपने संपूर्ण उसको पिरो लिया तो आपने क्या बनाया, एक माला बनाया। क्या बनाया दोस्तों, एक माला बनाया। इसी को बोला गया माला। हमने क्या किया, इस ये जो वर्ण थे आपके पास अलग अलग जगह बिखरे थे, उन बिखरे हुए वर्णों को आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, पिरोया। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, इसी को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला में क्या क्या पढ़ाया जाता है। वर्णमाला में दोस्तों आपको दो चीजें मुख्यतः पढ़ाई जाती है। एक तो आपका सबसे पहले स्वर और एक आपका व्यंजन। ठीक है दोस्तों, एक आपका स्वर और एक आपका व्यंजन। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं, एक यूनिक क्वेश्चन है। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र है, जो क्या है, स्वतंत्र है, उसको बोला जाता है दोस्तों स्वर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, स्वर। जो किसी मात्राओं के सहारे ही नहीं बोले जाते हैं या किसी मात्राओं के उच्चारण के सहारे ही नहीं बोले जाते हैं, उसको बोला जाता है स्वर। जैसे अ, आ, इ, उ, ए, आई, ओ, आओ, अंक, अह। ठीक है, ये मैंने कुछ स्वरों के नाम लिखे। ठीक है, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, अंक, अह। अब किसी ने कहा कि अंक हो तो स्वर थोड़ी ना होता है। बिल्कुल स्वर नहीं होता है, ये होता है अयोगवाह। क्या होता है दोस्तों, अयोगवाह। क्या होता है, अयोगवाह। योग है, साथ है पर साथ चलने वाला नहीं है, किशोरीदास बाजपेयी ने ऐसा कहा है। तो मैंने क्या कहा, अंक अह अयोगवाह स्वर है दोस्तों। क्या है, अंक अह अयोगवाह स्वर है। तो आप क्या याद रखेंगे, अयोगवाह स्वरों की संख्या 2। ठीक है, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ओवरऑल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने स्वरों की संख्या कुल कितनी बताई, 10। कितनी बताई दोस्तों, स्वर कितने होते हैं, 10। अब कहीं कहीं किताबों में कितना लिखा होता है, ये 11। 11 री को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, री। तो इसीलिए आपका एक स्वर री हो जाता है। तो इसीलिए स्वरों की संख्या 11। ठीक है, स्वरों की संख्या एग्जैक्ट 11 रखना। कितना दोस्तों, 11। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने स्वर पढ़े जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे वर्ण जिसको बोलने में आपको क्या हो, स्वतंत्र कंफर्ट फील करते हो, उनकी संख्या 11। अयोगवाह स्वरों की संख्या 2, अंक और अह। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर आपको स्वर को खोलने से पहले मैं एक व्यंजन पर परिभाषित कर दूं, एक व्यंजन की डेफिनेशन। व्यंजन जिसे स्वरों की सहायता से बोली जाती हो, क्या हो, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हो उसको बोलते हैं क्या, आपका व्यंजन। जैसे आपने आपने भात बनाया, वो स्वर हुआ। आपने सब्जी बनाई, वो हुआ व्यंजन। वो क्या हुआ, व्यंजन हुआ। वो कैसे हुआ, देखो, आपने सब्जी बनाई, आपने क्या बनाई, सब्जी बनाई। तो आपने क्या किया, आपने ये किया, जैसे आपने बनाया दोस्तों, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, तेल डाला, प्याज डाला, टमाटर डाली, फिर सब्जी, फिर आगे पीछे जो भी डाला। तो आपने क्या बनाया, एक व्यंजन बनाया, कई चीजों का मिश्रण किया, तो आपने सब्जी बनाया। उसको बोलते हैं व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। मतलब स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली, उसको कहेंगे व्यंजन। ठीक हो गया दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्वर के प्रकार। क्या दोस्तों, स्वरों के प्रकार। तो सबसे पहले आपको स्वरों के प्रकार रचना के आधार पर आपको याद रखना है। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो टॉप हेडिंग लिखेंगे उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर ये होते हैं मित्रों 3। उच्चारण के आधार पर सवाल पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार स्वर कितने प्रकार के, 3।
वह 3 प्रकार कौन कौन से फ्लैश कर रहा हूं मैं, देखिएगा। पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा कौन सा होता है, दीर्घ। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर, तीसरा कौन सा होता है, प्लुप्त स्वर। यह 3 प्रकार के स्वर होते हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, देखिए खेल हमारा 11 के साथ होगा, कितनों के साथ, 11 के साथ खेल होगा। ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन देखिएगा, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता हो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा अ, इ, उ और री, देखो दोस्तों ह्रस्व स्वर अ, इ और आपको उ और री आपने बोला, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई, ह्रस्व स्वर की संख्या आपकी 4 हुई, कितनी हुई, 4। ऐसे वर्ण जिसको बोलने में या जिसके उच्चारण में अल्प समय लगता हो उसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की डेफिनेशन देखिए, दीर्घ स्वर ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा का समय लगता हो, ज्यादा मात्राओं का उच्चारण लगता हो या ज्यादा का समय लगता हो, उसे कहते हैं दीर्घ। दीर्घ मीन्स बड़ा दोस्तों, ठीक हो गया। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, अधिक मात्रा लगता हो, क्या लगता हो, अधिक मात्रा लगता हो, ठीक है। या फिर ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा का मात्रा लगता हो, यहां कम मात्रा लगता है, समझ में आया बालकों। अब देखिए दोस्तों यहां पर दीर्घ स्वर कितने प्रकार के या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, जब आपका यहां 4 हो गया तो दीर्घ स्वर कितना बचा, बच्चा आपका 7 बचा, कितना, 7 ये संख्या पूछी गई है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अंतिम स्वर पर, प्लुप्त स्वर पर, क्या स्वर पर, प्लुप्त। ऐसे स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर इनसे भी ज्यादा का समय लगता हो उसको बोला जाता है आपका प्लुप्त स्वर। क्या बोला जाता है, प्लुप्त स्वर। ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा के उच्चारण या मात्राएं लगते, ज्यादा का समय लगता हो उसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर, ठीक हो गया। तो प्लुप्त स्वर जैसे राम, आपने लिखा राम, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने लिखा ओम, उदाहरण है ओम। देखो खास करके प्लुप्त स्वरों का जो प्रयोग होता है वो खास करके नाट्य में होता है, कहाँ होता है, नाट्य में होता है। इसीलिए प्लुप्त स्वरों का प्रयोग या प्रयोग जहां पर भी होता है वो नाट्य में होता है, इतना आप अवश्य ही याद रखेंगे। यहां से डेफिनेशन पे आपके सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम यहां से वर्णमाला का चैप्टर या वर्णमाला का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहां पर मैं और स्वरों का डिवाइड करूंगा, जीभ के आधार पर, वृत्ताक आकृति के आधार पर, इसके बाद मुखाकृति के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, वृत्ताकार के आधार पर भी 3 प्रकार के, मतलब मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 3-4 पढ़ेंगे हम, ठीक है दोस्तों। जीभ के आधार पर 3, आकृति के आधार पर 2, वृत्ताकार अवृत्ताकार पढ़ेंगे। फिर आपका मुखाकृति के आधार पर पढ़ेंगे 4 प्रकार, समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत, ठीक हो गया दोस्तों। उनको पढ़ने के बाद हम स्वरों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को और देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो मांगता ही है यार, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, बाय बाय।